हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है जीन्स पियाजे। कौन है? जीन्स पियाजे। जीन्स पियाजे के जो सिद्धांत हैं उनकी बात हम करेंगे आज, है ना। सिद्धांत की हमारी फर्स्ट क्लास है, लेकिन सीडीपी की तौर से हमारी जो क्लास है वो 14 है, 14। कितनी क्लास है हमारी? 14वीं क्लास है। तो जितने सारे टेट, है ना, जितने सारे स्टेट लेवल के जो टेट एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में सिद्धांत तो आते ही हैं, ठीक है ना। सिद्धांत तो आते ही हैं। आपके अगर सिद्धांत पूरे हुए तो समझ लीजिए आप 50%, 50% आपकी सीडीपी कंप्लीट हो चुकी है ना। क्योंकि फिर 50% इसमें हो चुके हैं, कुछ कथन पूछ लिए जाते हैं, कुछ पुस्तकें पूछ ली जाती हैं, उसमें से आपके कंप्लीट हो जाए। और पेडागोजी की हम बात करा ही देंगे आपको, है ना। टैग वर्ड भी मैंने इतने अच्छे अच्छे डाल रखे हैं आपको वो भी देखने होंगे। तो जितने सारे टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो सिद्धांत तो पूछे जाते हैं। तो सिद्धांत आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत आपके सभी जितने आपके मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके सिद्धांत आपको ज़रूर देखने हैं, है ना। तो आज हमारा जो फर्स्ट सिद्धांत की जो वीडियो है वो हमारी है जीन्स पियाजे, है ना। जीन्स पियाजे जो हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, कौन से छोटे बच्चों पर कहा, कौन से बड़े बच्चों पर कहा, किस तरीके की अवस्थाएं होती हैं ना, तो हम सारी जो अवस्थाएं हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। जीन्स पियाजे के ऊपर जो कुछ भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ से आपको सारे मिलेंगे हमारे इस वीडियो से। वो भी हमारे नोट्स के माध्यम से मैं वीडियो देती हूँ, क्योंकि इसमें फालतू चीज़ें कुछ भी नहीं मिलेंगी। जो आपके एग्ज़ाम में आती ही हैं वो ही मिलेंगी आपको, फालतू इसमें कुछ नहीं मिलेगा। फालतू तो उसमें मिलते हैं जो क्वेश्चन आंसर कराते हैं, उसमें तो ये नहीं आया वो या क्वेश्चन आंसर कराने से कुछ नहीं होता है। ये सारी वीडियो हमारी डिटेल वाली वीडियो है, इसमें आपको पॉइंट बाई पॉइंट सारी चीज़ें मिलेंगी। इसलिए आप हमारे देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी वीडियो हमारी मिल जाए, है ना। तो मैं स्टार्ट करते हैं कि जीन्स पियाजे जो हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जीन्स पियाजे, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे हैं कौन हुए मनोवैज्ञानिक? जीन्स पियाजे। तो जीन्स पियाजे का जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होता है। नंबर बात हम करते हैं संज्ञानात्मक विकास की, और ये भी हम जान लेते हैं, लेकिन हमारी जो वीडियो है वो स्टार्टिंग से लेकर बेटा एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। और लगातार 3 वीडियो हमारी देखिएगा, देखो आपको कितनी सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं वही चीज़ लाते हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। तो जीन्स पियाजे एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं। ये हमारे कहाँ के हैं? ये हमारे जो पियाजे हैं ये हमारे स्विट्ज़रलैंड के निवासी हैं। क्योंकि अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं तो ये भी मुझे पता होना चाहिए ये कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है ना, तो उनकी जानकारी होनी चाहिए ना। तो संज्ञानात्मक विकास की हम जानकारी देंगे जीन्स पियाजे में। तो पहले हम पियाजे के बारे में कुछ समझते हैं कि पियाजे हमारे जो हैं जीन्स पियाजे, तो ये कहाँ के निवासी हैं, क्या थे, है ना। तो इनकी बात करते हैं। जो जीन्स पियाजे हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा है, पियाजे हमारे स्विट्ज़रलैंड के निवासी हैं। कहाँ के? जो स्विट्ज़रलैंड एक देश है हमारा, वहाँ के ये निवासी हैं। पियाजे हमारे कौन थे? चिकित्सक थे। कौन से? चिकित्सक भी हैं, और संज्ञानात्मक विकास और ज्ञानात्मक विकास के जनक माने जाते हैं। ये 3 पॉइंट बेटा याद रखना। संज्ञानात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास की जहाँ बात होती है उसके हमारे जो जनक हैं वो कौन हैं? हमारे जीन्स पियाजे साहब हैं, ठीक है ना। और ये हमारे चिकित्सक भी हैं, और पियाजे हमारे कहाँ के हैं? इनका मूल निवास कहाँ के थे? ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। इतनी बातें हमें पता होगी कि जीन्स पियाजे के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि पियाजे अपने बच्चों पर प्रयोग किया। पियाजे जो हमारे हुए हैं जीन्स पियाजे, इन्होंने किस पर प्रयोग किया? देखो सभी ने अपना प्रयोग अलग अलग तरीके से किया है ना। किसी ने तो बिल्ली पे किया है, किसी ने तो कुत्ते पर किया है ना, किसी ने तो चिंपैंजी पर किया है। सब ने, जितने मनोवैज्ञानिक हुए हैं तो उन्होंने सबने अलग अलग तरीके से प्रयोग किया है ना। तो ये हमारे जो जीन्स पियाजे हैं इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? बच्चों पर। जो अपने खुद के बच्चे थे उन पर इन्होंने प्रयोग किया। तो जीन्स पियाजे हैं, इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया है, ये आपको पता हो गया। अब नोट में देखो मैंने क्या लिख रखा है, और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा। इन्हें अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे उन्होंने बच्चों पर अपना प्रयोग किया है ना, और
उनकी जो अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, जैसे छोटा हुआ जन्म से जब पैदा हुआ तो पता लगा बड़ा मतलब बच्चा क्या सोचता, मतलब क्या करता है, उसकी एक्टिविटी क्या है, ये चीज़ उन्होंने सोची और समझी कि जैसे बच्चा उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता जा रहा है, खोजा कि वैसे ही बच्चों में चेंजमेंट तो आ ही जाता है ना। फिर इन्होंने अवस्थाओं का ऐसे सिद्धांत भी कहा जाता है कि उनको संज्ञानात्मक, क्या नाम, जीन्स पियाजे साहब को, जो हमारे जीन्स पियाजे हुए हैं, तो ये समझे इन्हें अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। कभी बार क्वेश्चन में ये मान लीजिएगा, कई बार, बहुत बार नहीं, कई बार ये चीज़ें पूछी गई हैं कि अवस्था का सिद्धांत किसने लिखा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, हमारे जीन्स साहब ऐसे हुए, जीन्स महोदय ऐसे हुए कि जिन्होंने अवस्था का सिद्धांत भी लिखा, अवस्था के बारे में बात कही है। क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है, अवस्थाओं में परिवर्तन जब खोजा कि जैसे छोटा बच्चा हुआ, बड़ा बच्चा हुआ, उससे और बड़ा हुआ, तो मतलब जितनी अवस्था बदलती जाती, बढ़ती जाती है ना, तो चेंजमेंट हो जाता था, परिवर्तन होता जाता है, खोजा उसमें, तो क्या हुआ, ये अवस्था का सिद्धांत, क्योंकि अवस्था के बारे में बताया गया, तो अवस्था का सिद्धांत किसने दिया, ये हमारे जीन्स महोदय हैं, इन्होंने दिया। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। अब हम आगे यहाँ पर मेन पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ तक तो हमने जीन्स के पियाजे जो हैं उनके बारे में मैंने सोचा और समझा कि यहाँ पर ये चीज़ें हमारी जीन्स पियाजे ने कैसे कैसे सोचा, कहाँ के थे, क्या किया, कैसे, है ना। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती हैं तो उनमें से कितनी अवस्थाएं हैं, ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। किन्होंने बताई है, हमारे जीन्स महोदय ने, जीन्स पियाजे ने। तो जो पियाजे हमारे साहब हुए, उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1 है हमारी संवेदीगामक अवस्था, जो हमारी जन्म से 2 वर्ष तक की चलती है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक की होती है। और हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक की होती है। और हमारी जो 4 है औपचारिक, इसे हम अमूर्त भी कहते हैं, संक्रियात्मक अवस्था, ये हमारी 11 से 15 वर्ष तक चलती है। ये अवस्थाएं आपको कई बार यूपी टेट में तो पूछ ही जाती हैं और सी टेट में थोड़ा घुमा के पूछ दिया जाता है, लेकिन अवस्थाएं यही आती हैं। कैसे आती हैं ये चीज़ हम आपको बताएंगे, है ना, किस तरीके से ये क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं। आपको नोट्स कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ये खुद ही आपको नोट्स के माध्यम से क्लास दी जा रही है इतनी तरीके से अच्छे से, तो ऐसे आप नोट भी कर लीजिएगा और पॉइंट बाई पॉइंट जैसे हम इसको पढ़ा रहे हैं उसको समझ लीजिएगा, ध्यान से समझें इस चीज़ को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम के समय बेटा। तो नेक्स्ट पहले हम इसी पे बात करते हैं, नेक्स्ट बात नहीं करेंगे कि संवेदीगामक जो अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, जब बच्चा का जन्म होता है 2 वर्ष तक, तो ये मान लीजिए वो खेलता है ना, कूदता है, क्या करता है ना, तो इस तरीके की वो एक्टिविटी करता है। तो जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, मैंने वही तो अवस्था के बारे में बताया, जन्म से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, फिर 11 से 15 वर्ष, ऐसा हुआ है ना। तो ये हमारी जो क्या अवस्थाएं हैं, तो अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था, ये हमारे जीन्स पियाजे ने दिया था। तो ये चीज़ हमारी बात होती है। कभी भी ये क्वेश्चन पूछ दिया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है, तो आपको ये एज ध्यान रखनी होगी, आयु ध्यान रखनी होगी, 7 से 11 वर्ष की आयु होती है मूर्त संक्रियात्मक की। कभी पूछ दिया जाता है अमूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक नहीं दिया जाएगा। तो जब हम अमूर्त की बात करते हैं, क्योंकि बच्चा पहले तो 7 से 11 वर्ष का जो होता है वो छोटा होता है, जब मूर्त वाली चीज़ें देखता है ना, जैसे छोटे बच्चा गुड़िया गुड्डा से खेलते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, उसको चोट लग जाती, रोने लगते हैं, अरे इसको चोट लग गई है ना, तो ये चीज़ देखते हैं, तो ये मूर्त वाली बात होती है। अमूर्त में बच्चा बड़ा हो जाता है ना, जब बड़ा हो जाएगा ना, किशोरावस्था में हो जाता है, तो इस तरीके के आयु जो होती है तो अमूर्त रूप से वो सोचने लगता है। तो अमूर्त वाली अवस्था तो अमूर्त रूप से सोचने लगता है। तो इस प्रकार से हमारी जो 4 अवस्थाएं हैं, है ना, संज्ञानात्मक विकास के जो 4 अवस्थाएं दी है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं संवेदीगामक अवस्था, जो हमारी 0 से या जन्म से बोलते हैं, 0 से नहीं बोल सकते, इसको हम जन्म से लिख लीजिएगा, जन्म से 2 वर्ष तक की होती है संवेदीगामक। देखो है संवेदीगामक। अब हम चारों अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, कौन सी अवस्था कैसी होती है और कैसे सीटेट में क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है आपसे। तो ये बात करते हैं आपसे हम, बालक जो भी कार्य करता है तो शरीर में इन अवस्थाओं में संवेदी समझ होती है। कैसी संवेदी समझ होती है, मतलब अपने
अपने इंद्रियों से ही कुछ सीखता है ना। जैसे मान लीजिएगा आँख, कान, नाक, त्वचा। गमक क्रिया इसकी क्या होती है? पकड़ना, खेलना, लिखना, चूमना। आँख से क्या करता है? आँख से देखता है कोई रो रहा है ना, कोई एकदम उसकी मतलब आँखों से हाव भाव बच्चा समझ लेता है। ये छोटा होता है, जन्म से 2 वर्ष तक का है ना। ये कौन सा है जन्म से 2 वर्ष का? ये सहसावस्था होती है। तो सहसावस्था में जो बच्चा होता है वो कान, लिखा है आँख, कान, नाक और त्वचा, ये जो इंद्रियों के द्वारा है ना, तो ये बच्चा कौन सा होता है? संवेदी गामक अवस्था जो होती है हमारी, इसमें संवेदी समझ होती है। किसमें? छोटे से बच्चे में, जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे में। क्योंकि ये यही चीज़ समझ मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, समझ लें आप सीटेट के एग्ज़ाम में, कि बच्चा खेलना, चूमना और इंद्रियों के द्वारा जो मतलब करता है, एक्टिविटी करता है, तो ये कौन सी अवस्था होती है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। बच्चा छोटा होता है, जब आपको इसकी पता होगी ना, संवेदी गामक की अवस्था जन्म से 2 वर्ष होती, और कहीं आपने पूर्व संक्रियात्मक इसमें लगा दिया तो वही तो गलत हो जाएगा। तो ये हमारी जो चीज़ें हम दे रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट, इनको ज़रूर देखें, है ना। तो इनको जब आप अच्छे से देखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो 2 नंबर पे। पहले हमारी जो हुई थी अवस्था कौन सी थी? संवेदी गामक, है ना। संवेदी गामक की बात हो गई हमारे। अब दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अवस्थाएं हमारी कितनी होती हैं? 4। अब 4 अवस्थाओं के बारे में आपको हम बताएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन आपको करके बताएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो जितने ऑल टेट एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, सिद्धांत तो पूछे जाते हैं हर किसी के। जीन्स पियाजे हुए, थॉर्नडाइक के हुए, है ना, अल्बर्ट बंडूरा हुआ, तो जितने मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके सिद्धांत तो पूछे ही जाते हैं ना। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। अब तो हम बात करते हैं आपसे किसकी? तो मैं आपसे जब बात करती हूँ, दूसरा नंबर है हमारा, क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इससे पहले जो हमारी अवस्था थी वो हमारी थी संवेदी गामक अवस्था। उसकी बात मैंने आपको बता दी। संवेदी गामक अवस्था में बच्चे क्या करते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा 2 से 7 वर्ष तक का होता है, तो उसमें ये क्या करता है ना। 2 से 7 वर्ष का बच्चा है तो ये क्या करता है, कौन सी एक्टिविटी करता है, तो हम बताते हैं आपसे। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। किसके साथ? पड़ोसी बच्चे होंगे उनके साथ, जैसे बुला लेते हैं ना पड़ोस में, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, खेलते हैं। खेल मतलब कोई भी खेल खेल सकते हैं 2 से 7 वर्ष तक की। वो किस में आ जाते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 2 से 7 वर्ष वाले। तो बालक चित्रों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। समझ रहे हो? यहाँ पर बच्चा चित्रों के माध्यम से खेल खेलते हैं। कोई भी चित्र हुआ उसके बारे में सोचेंगे, है ना, मतलब बनाना, चित्र बना के बना हुआ, ये कौन है, ये महात्मा गांधी हैं, है ना। इस तरीके से कोई भी चित्र के माध्यम से ये खेलता है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के होते हैं। और शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, अपने शब्द भी लिखते हैं, बताते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। और जो अलग तरीके से खेल होते हैं उनको भी खेलते हैं। कौन से? ये हमारे जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे होते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट बात आती है आपसे, क्या आती है कि सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। ये बच्चा अभी हमारा 2 से 7 वर्ष तक का है, ये सही अनुपात नहीं कर पाएगा। ये क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये 2 से 7 वर्ष तक का है। सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाएगा, ये गलत है। मतलब अनुपात ये ज़्यादा है या कम है, इसमें अंतर नहीं कर पाता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि बच्चा अनुपात नहीं कर पाता है सही तरीके से, ये कौन सी अवस्था में आता है। तो आपको ये चीज़ पता लगानी होगी। ये हमारी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष, इसमें बच्चा सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता है, क्यों? ना तो अनुपात में अंतर कर पाता है और ना ही क्या कर पाता है, चित्र नहीं बना पाता है। क्योंकि चित्र नहीं बना पाएगा सही प्रकार का। चित्र तो वो छोटा सा होता है, वो तो ऐसे ऐसे करके पेंसिल से ऐसे ऐसे कोई भी गलत शरत बना, लेकिन सही प्रकार से चित्र नहीं बना पाता है। सही की बात जहाँ आ जाती है तो वो समझ लीजिएगा आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है। सजीवता व लक्षणता या लक्षण, सजीवता के लक्षण देखने को जो मिलते हैं वो कौन होते हैं? हमारी 2 से 7 वर्ष तक के। जैसे छोटा बच्चा होता है 2 से 7 वर्ष तक का, तो वो गुड़िया गुड्डा से खेलता है। अगर उसको गुड़िया गुड्डा कहीं गिर जाए तो उसे चोट लग जाती है ना, तो अरे रे मम्मा इसको चोट लग गई, वो भी रोने लगता है ना, इसके ब्लड आ जाएगा, लग गई, ये है वो है, बच्चा बहुत एक्टिविटी करता है।
तो गुड्डा गुड़ियों से ज़्यादा ये सजीवता वाले लक्षण, क्योंकि वो ये नहीं समझता ये गुड्डा गुड़िया है, ये निर्जीव है, क्योंकि उसके अंदर ये लगता है कि ये सजीव है ना, ये इसके अंदर जान है, क्योंकि गिर जाएगा तो इसको चोट लग जाएगी, है ना, इसको बुखार आ गया, इस तरीके से ये सोचता है। ये कौन सी अवस्था में आ जाता है? ये हमारी 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें ये आता है। तो हमारी जो नेक्स्ट बात होती है किसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। अभी तक तो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हुई थी, अब हमारी होगी किसकी? मूर्त संक्रियात्मक। अब मूर्त में देखो बेटा क्या होता है कि तर्क पर आधारित रहता है और चिंतन करता है, क्योंकि बच्चा 7 से 11 वर्ष का हो चुका है, बड़ा हो गया है ना। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसे थोड़ी समझ आ जाती है, तब वो क्या करता है? तर्क पर आधारित रहता है, तो चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है, मम्मी पापा से तर्क करता है कि अरे ये कैसे है, ये नहीं, ये मम्मी नहीं, ये गलत है, ये पापा गलत है, ये ऐसे नहीं होगा। तर्क करता है, किससे करते? घर में ही पहले करता है, मम्मी पापा से करेगा तर्क, है ना। तो ये जो अवस्था होती है हमारी कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष तक की होती है। अब नेक्स्ट बात है हमारी चिंतन का समावेश मूर्त चिंतन। वो भी मूर्त चिंतन होता है, इसका अमूर्त रूप से नहीं सोच सकता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ उसे देखता है तो उसी को ही वो सही मानता है। कौन से? 2 से 11 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, क्योंकि अभी बड़ा ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि मूर्त रूप से सोचता है। अगर किसी की फ़ोटो उसमें लगी तो इसी को बताएगा हाँ ये है फ़ोटो। अगर आप उसे उनके बारे में, किसी के बारे में सोच कर बताइएगा ये है, तो वो नहीं समझेगा ना, क्योंकि ये मूर्त, ये 7 से 11 वर्ष तक का बच्चा है, अभी इसे मूर्त वाली चीज़ें सारी पता होंगी, अमूर्त वाली नहीं पता होंगी। तो चिंतन का समावेश मूर्त चिंतन में, है ना, ये किसमें आ जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। गणित बच्चा सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है, वो कौन सी अवस्था होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। गणित बच्चा सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है, सीटेट में कई बार पूछा गया है कि गणित बच्चा सबसे ज़्यादा प्रयोग किस अवस्था में करता है, तो आपको ये बताना होगा कि गणित में बच्चा सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, है ना, जो 7 से 11 वर्ष तक की होती है। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सही अनुपात का अंतर, आकार का भार, क्रम आदि को समझने लगता है। इसमें क्या होता है? हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इसमें बच्चा सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। अब जब हम मूर्त की बात जहाँ आ जाती है तो वहाँ पर बच्चा सही अनुपात का अंतर कर लेता है ना, सही अनुपात का अंतर कर लेता है और भार, क्रम आदि को समझने लगता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया, 7 से 11 वर्ष तक का हो गया है ना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, बच्चा आरोही अवरोही भी जानने लगता है। जब ये समझ लीजिए अनुपात का अंतर करने लगा, भार, है ना, आकार भार क्रम में समझने लगा ये क्या होता है ना, और आरोही अवरोही जो क्रम होता है उसको भी समझने लगा है ना, जानने लगा है, तो ये कौन सी अवस्था होती है आरोही अवरोही को जानने वाली? ये भी हमारी 7 से 11 वर्ष जो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो हमारी 3 अवस्थाएं हो गई हैं किसकी? जीन्स पियाजे साहब की। तो आप देव एग्जाम स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इतनी मेहनत से ये सारी वीडियो आपके लिए लाती हूँ, नोट्स कैसे मैंने अपनी हैंड राइटिंग से ये बनाए, मेहनत से बनाए आपके लिए, आपके मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए, है ना। तो आपको इसमें सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, तो देव एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसे लाइक भी करें, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, केवल इसी की बात करेंगे। तो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात हो गई है ना, यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब हमारा 4 पॉइंट पे बात हो रही है, जो हमारी 4 अवस्था थी, तो हमारी चौथी अवस्था में क्या होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक को हम क्या बोलते हैं? मैंने बताया था आपको, अमूर्त। यहाँ पर अमूर्त भी बोल सकते हैं, औपचारिक भी बोल सकते हैं, अमूर्त भी औपचारिक भी। संक्रियात्मक अवस्था जो हमारी 11 से 15 वर्ष तक की होती है। तो इसमें क्या चीज़ आ जाती है वो बात हम करते हैं आपसे, कि अमूर्त चिंतन करने लगता है। अब यहाँ औपचारिक को हम अमूर्त बोलते हैं, तो अमूर्त, जैसे कभी भी ये हो जाता है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है, औपचारिक ना देके तो आपको 11 से 15 वर्ष तक लगाना ही होगा, ठीक है ना। तो अमूर्त औपचारिक एक ही बात होती है। और यहाँ पर पॉइंट में भी समझ लीजिएगा आप, अमूर्त चिंतन करने लगता है बच्चा, तो यानी निर्णय, स्मरण, मनन आदि करता है।
तो अमूर्त जब चिंतन करने लगता है तो बच्चा निर्णय स्मरण करने मन करने लगता है, पूजा पाठ करने लगता है ना। तो अमूर्त रूप से सोचते हैं ना, ये भगवान है, भगवान तो किसी ने देखे नहीं है ना, तो ये इनको मान लेते हैं, घर में रखते हैं, देवी देवता कुछ भी हो उनको स्मरण करने लगते हैं, तो मानने लगते हैं हर चीज़ को, मतलब कोई भी हो अमूर्त रूप से सोचने लगते हैं, उनके अंदर सोचने की क्षमता, चिंतन क्षमता बढ़ जाती है ना। तो ये चीज़ हमारी किस में होती है, ये हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो हमारी 11 से 15 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, तो यहाँ पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो स्मरण मनन तो करने ही लगेगा ना, अमूर्त रूप से सोचने भी लगेगा, उसे मूर्त की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अमूर्त की बात है तो अमूर्त रूप से सोचने लगता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि समस्या समाधान करने लगता है। अब वो अपने किसी से समस्या समाधान नहीं करता है, ये खुद से समस्या समाधान करने लगा। कौन करने लगा, ये बच्चा जो 11 से 15 वर्ष का हो चुका है, ये समस्या आप खुद ही, अगर कोई सर ने मतलब कोई भी सवाल दे दिया तो वो अपने आप से कर लेगा। इसको ये भी समझ लेगा कि यहाँ पर, तो ये भी समझ लेगा कि यहाँ पर ये मतलब समाधान, यहाँ पर मेरी गलती हुई है, ये हम सर से पूछ के, या मतलब अपने आप सोचेगा ये हम दोबारा से करते हैं, इसको सही तरीके से करें, इस समाधान अपने आप ही ये निकाल लेता है। कौन, ये 11 से 15 वर्ष का बालक। अब हम बात करते हैं कारण को समझता है और कारण को समझने लगता है, ये हमारा काम है ना, इसका क्या कारण है, इसको भी समझने लगता है ना। यानी कार्य में अंतर भी समझने लगता है, कार्य का कारण समझने लगेगा तो अंतर भी उसमें समझने लगेगा, ये काम अच्छा है, काम ये गलत काम है या सही है ना। तो इस तरीके से वो समझने लगता है, क्योंकि जो 11 से 15 वर्ष तक का बच्चा हो जाता है तो इन चीज़ों में उसे समझ आने लगती है, क्योंकि जो अमूर्त रूप से सोचने लगता है। तो यहाँ पर हमारी हुई थी बात औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात हो चुकी है। तो यहाँ तक हमारी जो जीन्स पियाजे की जो अवस्थाएं थी वो हमारी कितनी थी, वो हमारी जीन्स पियाजे की जो अवस्थाएं हैं वो हमारी हैं 4। तो 4 अवस्थाएं मैंने आपको बता चुकी हूँ। अब हम देखो क्वेश्चन बता रहे हैं आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जीन्स पियाजे के जो टॉप प्रश्न हैं उनको हमने 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इनको हम बताते हैं कैसे क्वेश्चन सीटेट में, यूपीटेट में पूछे जाते हैं। तो ये आपको एक लिए अलग से क्वेश्चन वाली लाएंगे, तो उसमें भी क्वेश्चन आपको करा देंगे। तो अभी तो ये चीज़ आपको डिटेल वाली बहुत ज़रूरी है पढ़नी। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी तो क्वेश्चन आप कितने करोगे, है ना, वो चीज़ समझ में कुछ भी नहीं आ सकता है। तो पहले आपको डिटेल वाली सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके बाद ही हम ये चीज़ें देख सकते हैं। तो जीन्स पियाजे के जो टॉप प्रश्न है वो हम बात करते हैं, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है। जो पियाजे हमारे जो महोदय हैं, जीन्स पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित। तो बेटा ये चीज़ आप ध्यान रखना कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है, तो मानव की वृद्धि व विकास से संबंधित है। जीन्स पियाजे का ये क्या मानव की वृद्धि व विकास के बारे में बताया गया, यहाँ पर अवस्था के बारे में बताया गया। तो यहीं पर आप समझ लीजिएगा इसका आंसर ये सही होगा, क्योंकि जहाँ वृद्धि और विकास की बात आ गई है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को और किस नाम से जानते हैं। बेटा ध्यान रखना, पियाजे को संज्ञानात्मक विकास को और किस नाम से जानते हैं। संज्ञानात्मक विकास को हम ज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बताई है। तो इसको हम विकासीय थ्योरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, विकासीय थ्योरी के नाम से जानते हैं। कभी क्वेश्चन को आंसर इससे पूछा, विकासीय थ्योरी किसे मतलब किस मनोवैज्ञानिक को कहते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि हमारे जो जीन्स पियाजे हैं उनको हम विकासीय थ्योरी के नाम से जानते हैं। संज्ञानात्मक विकास को, ज्ञानात्मक विकास को, अवस्था का जो अवस्थाओं के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में, और विकासीय जो थ्योरी है वो भी हमारी कौन सी है, जीन्स पियाजे की है। सीखने का अर्थ ज्ञान निर्णय करना है, सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है। तो ये किसने कहा था, ये हमारे जो पियाजे हैं, जीन्स पियाजे महोदय, उन्होंने ये कहा था सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है। जो हम सीखते हैं उनका क्या अर्थ का ज्ञान निर्माण तो मुझे करना है ना, तो ये भी हमारे जीन्स पियाजे महोदय ने कहा था। तो यहाँ तक हमारा ये हुआ है जीन्स पियाजे के सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना, तो वो हमें आपको प्यारा सा कमेंट लिख कर भेजिएगा, है ना, प्यारा सा कमेंट लिख के भेजें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आप अभी तक आपने देव एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको ज़रूर कर लें, ज़रूर कर लें, ज़रूर कर लें, यही मुझे आपसे उम्मीद है ना बेटा। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसको मत भूलिएगा। तो आपके साथ मैं इंदिरा मैडम, थैंक यू वॉचिंग वीडियो, आई लव यू गाइज।